हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल मैंने आपका एक टेस्ट लिया था एसी सर्किट का। चलिए आज उस टेस्ट को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको एक इंडक्टर दे रखा है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी दे रखी है आपको 1/3.14 हेनरी, ठीक है। और उसको एसी सर्किट के साथ जोड़ा है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज। क्लियर है बात। और आपको उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस बतानी है, डेट इज़ एक्सएल बताना है, ठीक है। तो एक्सएल होता है क्या है बेटा, ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं 2πf इंटू एल, ठीक है। 2 इंटू पाई यानी कि 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 दे दी और एल कितना दे दिया 1/3.4, कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट्स कम्स आउट टू बी 100 ओम, क्योंकि आपकी रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इन LCR सर्किट कैपेसिटेंस इज चेंज टू C to C। LCR सर्किट है और कैपेसिटेंस को C से 2C चेंज कर दिया गया है। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम रहे, मान लो पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी और वो बाद में भी कितनी रहेगी, ओमेगा, ठीक है। तो इनिशियली ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है 1/√LC के बराबर होती है। क्लियर है कि नहीं बात आपको। अब इस केस में उसने कैपेसिटेंस को दुगना कर दिया है और पूछ रहा है कि अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम रहे तो बताइए इंडक्टेंस चेंजेस फ्रॉम L टू, देखो ये कितना कर दिया उसने 2C कर दिया, तो इसको पक्का L/2 होना पड़ेगा ताकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या रहे, सेम रहे। क्लियर है बात। 2 से 2 कट जाएगा और आंसर फिर भी क्या रहेगा L/C। तो ऑप्शन कितना आ गया L/2। क्लियर है बात। लेट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। करंट आपको दे रखा है 1/√2, ठीक है, साइन 100t, और V आपको दे रखा है 1/√2 साइन 100t प्लस 60, और ये डिग्री में है बेटा। क्लियर है बात आपको। द एवरेज पावर कंज्यूम इन द सर्किट, V और I की इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रखी है और पावर आपसे पूछ ली है। देखो जरा ध्यान से, 60 डिग्री इज द फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, दिस इज फाई, यस और नो। क्लियर है। तो पावर क्या होता है V RMS इंटू I RMS इंटू cos फाई। अगर मैं देखो ये पीक वैल्यू है, क्लियर है बात आपको, और आपको पता है कि RMS कैसे निकालते हैं, पीक वैल्यू डेट इज I0 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। मतलब इस वैल्यू को मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा √2 से। तो अगर मैं इस चीज़ को लिखूं, ठीक है, तो ये ऐसा आएगा बेटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो आपका IRMS कितना आ गया 1/2, इसी तरीके से VRMS कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और cos 60 विल बी हाफ, ठीक है, दैट्स कम्स आउट टू बी 1/8, ठीक है। तो पावर आपकी कितनी आ गई है 1/8 वॉट। क्लियर हो रही है बात आपको। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि इन AC सर्किट पावर इज कंज्यूम्ड ओनली। तो आपको पता है कि पावर कंज्यूम सिर्फ रजिस्टर के अक्रॉस होती है। कैपेसिटर और इंडक्टर तो क्या है आपके एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस के जैसे एक्ट करते हैं, क्लियर है, और उनमें नेट पावर कंज्यूम नहीं होती है पूरी साइकिल के लिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, रजिस्टर आ जाएगा जिसमें पावर कंज्यूम होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं बेटा। What is the formula of the power factor in AC circuit and what is its maximum and minimum value? तो cos phi जो पावर फैक्टर होता है that will be equal to R/Z। क्लियर है बात आपको, R/Z। ओके, अब आप देखो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे हो सकती है वो देखना है। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो R/Z 2 ऑप्शन में है, और जो पावर फैक्टर है इसकी जो लिमिट दे रखी है, एक में 0 से 1 और एक में दे रखी है 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है बात आपको। देखो बेटा अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि अगर हम LCR सर्किट देखें तो दिस इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड दिस इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। क्लियर है बात आपको। तो जो फाई होता है वो फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और
करंट के बीच। अगर ध्यान से देखो आप कि अगर VL बड़ा है तो VL माइनस VC ये आ जाएगा, और इन दोनों का वोल्टेज का जो नेट इफेक्ट है वो ये आएगा, और आप कहेंगे कि करंट आपका लैग कर गया वोल्टेज से कितना, 5। इसी तरीके से अगर VC बड़ा हो तो VC माइनस VL हो जाएगा, और ये नेट आ जाएगा वोल्टेज, और आप कहेंगे कि करंट इस बार लीड कर रहा है ना। मान लो सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है और कैपेसिटर भी नहीं है, तो आपका क्या होगा कि जो करंट होगा वो वोल्टेज से लीड करेगा, और यही मैक्सिमम एंगल है जिससे वोल्टेज करंट से लीड कर सकता है, इंडक्टर में होता है, ठीक है। क्योंकि LCR सर्किट में तो phi लेस देन 90 रहेगा, हाँ के ना। और इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कैपेसिटर के डायग्राम बनाऊँ, कैपेसिटर में करंट आपका लीड करेगा वोल्टेज से कितना, आपका 90 डिग्री। क्लियर है। तो मतलब मैक्सिमम फाई कितना हो सकता है, 90 हो सकता है। सोचो आप वो किस केस में होगा, चाहे वो तो प्योर इंडक्टर में हो चाहे प्योर कैपेसिटर में हो। भाई आर सर्किट में तो फाई 0 है भाई, ठीक है। एल सर्किट में और सी सर्किट में 90 है। हाँ, इस केस में आपका करंट लीड करता है और इस सर्किट में वोल्टेज लीड करता है। और आप किसी भी सर्किट में देख लो, आपको जो फेज डिफरेंस है वो 90 से कम ही मिलेगा। क्लियर है बात। तो मिनिमम वैल्यू इस फाई की 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 90। तो 0 के क्रॉसपोंडिंग कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगी। cos 0 1 होता है और cos 90 कितना होता है, 0। क्लियर है। cos 0 1 होता है और cos 90 0। तो दिस इज द लिमिट, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट ऑफ द पावर फैक्टर। क्लियर हो रही है बात आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Q फैक्टर ऑफ ए रेजोनेंस इज गिवन बाय, तो Q फैक्टर को याद कीजिए, ये मैंने आपको बताया था ओमेगा नॉट L बाय R। ये अब हमारी बात हो चुकी है। ओमेगा नॉट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ओमेगा नॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/√LC लिख सकता हूँ बेटा। पुट कर दीजिए 1/√LC इंटू L/R, ठीक है। तो देखो ये आपका L की पावर यहाँ पर हाफ है और यहाँ पर पावर 1 है, तो कैंसिल होकर कितना हो जाएगा आपका, ऊपर हाफ रह जाएगी। तो आपका आंसर कितना आएगा, 1/R√L/C। क्लियर है, ये समझ आया बात आपको। देखो मैंने क्या किया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, √L इंटू √L लिख सकता हूँ। एक √L से ये √L कैंसिल हो गया तो √L/C। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर आपका यही दे रखा है, ये तो आगे की बात बता दी मैंने, ठीक है। अगर इस फॉर्म में दे रखा हो तो इसके लिए भी आप तैयार रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ए 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन सीरीज विथ 40 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज सप्लाई, ठीक है। एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और उसको आपने एक सोर्स के साथ कनेक्ट किया है जिसकी VRMS 110 जो दे रखी है वो कैसी होगी, RMS वैल्यू होगी, इमेजिनरी वैल्यू होगी, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 60 हर्ट्ज, ठीक है। और ये 100 माइक्रोफैराड और ये आपका 40 ओम। ओके जी, पूछा गया है मैक्सिमम करंट थ्रू दी सर्किट, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, मैं आपको बता देता हूँ, XC निकाल लेंगे 1/ω/C करके। क्लियर है बात आपको। XC निकल जाएगा, अब Z निकाल लेना। Z कैसे निकालोगे, R² प्लस XC का होल स्क्वायर। क्लियर है बात आपको। Z निकल गया आपका, ठीक है। अब करंट क्या होता है, करंट होता है आपका I0, क्योंकि मैक्सिमम करंट पूछा है तो I0 होगा V0/Z। समझ आई बात। अब V0 कैसे निकालें, आप निकाल सकते हो, RMS वैल्यू आपको पता है। तो RMS क्या होती है, V0/√2। तो 110 इंटू √2 वो क्या है, V0 है। क्लियर है बात आपको। और Z आप यहाँ से निकाल लोगे, यू विल फाइंड आउट दी मैक्सिमम करंट थ्रू दिस सर्किट। और यही क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी थी, और आपका आंसर निकल कर आएगा 3.24 एम्पियर। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, आपको पता ही है लास्ट कुछ क्लासेज में ही हुआ है, ये ½ Li²। क्लियर है बात आपको, ½ Li²। दिस इज द एनर्जी स्टोर इन दी इंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है और आपसे
RMS वैल्यू पूछी गई है वोल्टेज की। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन दे दिया मैंने ये। V इज इक्वल टू 200 sin 50t। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज थ्रू द सर्किट एंड दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज थ्रू द सर्किट। यस और नो? क्लियर है? तो RMS वैल्यू बतानी है तो VRMS क्या होती है आपको पता है, V0/√2। क्लियर है? तो 200/√2। ठीक है, अब देखो इसको मैं 100 × 2 लिख सकता हूँ बेटा, नीचे √2 है तो इससे ये कैंसिल होकर √2 ऊपर बचेगा और आंसर आएगा 100√2। ठीक है, रूट का ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया था 100√2। क्लियर है बात आपको? तो थोड़ा सा आगे से आप ख्याल रखेंगे कि अगर ऐसे लिखा जाता है तो इसका मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द क्वांटिटी हुज SI यूनिट इज नॉट ओम। रेजिस्टेंस की तो आपको पता है क्या होती है, SI यूनिट ओम ही है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस होता है ना, तो ये भी क्या होता है, ओम में होता है। नेक्स्ट है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस कैसी भी हो, चाहे वो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो भी किस में होती है बेटा, ओम में होती है। क्लियर है? लास्ट है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये किस में आप मापते हो, फैराड में मापते हो, तो दिस विल बी योर राइट ऑप्शन। मतलब ये इसकी SI यूनिट आपकी ओम नहीं होगी। क्लियर है बात आपको? चलिए, वाई 220 वोल्ट AC इज़ मोर डेंजरस देन द 220 वोल्ट ऑफ DC। आप बताओ। देखो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप 220 वोल्ट AC बोलते हैं, इसका क्या मतलब है, दिस मस्ट बी योर RMS वैल्यू। हाँ के ना, IRMS है। क्लियर है बात आपको? तो IRMS अगर 220 है तो आपको मैंने बताया हुआ है कि I0/√2 लिख सकता हूँ इसको। IRMS इज इक्वल टू I0/√2। इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये 313 के करीब आएगा। मतलब मैक्सिमम करंट जो घरों में आता है, जो करंट आता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इतनी। क्लियर है बात आपको? डेट्स वाई कि 220 AC 220 DC से क्या है, डेंजरस है। क्लियर है बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। LCR सर्किट आपको गिवन है। ठीक है, और बोला गया है कि हर कंपोनेंट के अलोंग 50-50 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस है। क्लियर है बात आपको? मतलब अगर ये LCR है, L बनाओ पहले, C और R। ठीक है, एक LCR सर्किट दिया है और बोला कि हर कंपोनेंट के अलोंग अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 50। ठीक है, तो 50 वोल्ट है, तो अगर मैं इसका फेजर बनाऊं तो दिस विल बी VR एंड दिस विल बी VL एंड दिस विल बी VC। क्लियर है? तो इसमें पॉजिटिव 50 मानना पड़ेगा और इसमें नेगेटिव 50, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट देखूं तो कितना आएगा, 0 आएगा। और यही आपका क्वेश्चन है कि वोल्टेज अक्रॉस दी LC कम्बिनेशन कितना होगा, 0 होगा। अरे भाई एक दूसरे को काट देगा यार, बराबर है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट कंटेनिंग R दे रखा है आपको 8 ओम, XL दे रखा है 12 ओम और XC कितना दे रखा है आपको 6 ओम और Z आपसे पूछा गया है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। R स्क्वायर मतलब 8 64 प्लस 12 - 6 डेट इज XL - XC, तो 6 का स्क्वायर 36 √100 और ये कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो ऑप्शन चला गया आपका D। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक कैपेसिटर्स ऑफर इजी पाथ। किसको इजी पाथ ऑफर करेगा कैपेसिटर? चलिए देखते हैं। कैपेसिटर की अगर आप रिएक्टेंस देखूं उसकी, तो डेट इज XC विल बी इक्वल टू 1/ωc। XC विल बी इक्वल टू 1/2πf × C। फॉर DC आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है। अगर ये चीज़ 0 हो जाएगी तो 1/0 बन जाएगा एंड डेट्स कम्स आउट टू बी इन्फिनिटी। मतलब कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा DC को, इनफाइनाइट करेगा। तो मतलब ये करंट को नहीं जाने देगा। कौन से करंट को, DC को नहीं जाने देगा। क्लियर है बात आपको? और इट विल ब्लॉक दी DC। क्लियर है? हाँ, AC को ये जाने देगा क्योंकि AC के पास कुछ फ्रीक्वेंसी होगी तो अल्टीमेटली इसकी कुछ वैल्यू आएगी विच इज़ लेस देन इन्फिनिटी। लेकिन AC में भी ये ड्रामा कब करेगा, जब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, बहुत कम हो।
क्लियर है। ये कम तो अल्टीमेटली ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो उसको क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। मतलब अगर बात करें कि जो कैपेसिटर है वो डीसी को तो जाने ही नहीं देगा और एसी में भी कब नौटंकी करेगा, जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो। इसी तरीके से अगर मैं इंडक्टर के लिए पूछता, एक्सएल विल बी इक्वल टू ओमेगा एल 2 पाई एफ इंटू एल, ठीक है। तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0, तो ये डीसी को पास होने देता है इजीली, मतलब उसको रेजिस्टेंस नहीं देता ही। परंतु हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ये क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करने वाला है। क्लियर है बात आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 5 ओम का रजिस्टर है एसी सर्किट में और एक कोयल है जिसकी इंडक्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 0.1 हेनरी। रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम का और इंडक्टेंस आपको दे रखी है 0.1 हेनरी, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ एसी ईएमएफ दैट विल बी दी सोर्स वोल्टेज आपको दे रखी है 5 sin 50t, ठीक है। देन द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। चलिए तो क्या करें भाई, हम हमारे पास क्या तरीका है, हमारे पास ओमेगा गिवन है, एल गिवन है, तो एक्स क्या निकालूँ मैं, एल निकाल लूँ, ठीक है। ओमेगा इंटू एल 50 इंटू 0.1 डेट्स कम्स आउट टू बी 5 ओम। क्लियर है बात आपको। अगर अब आप इसका फेजर बनाएं, दिस विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, दिस विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। क्लियर है बात आपको। और करंट यही होगा, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट देखूं तो ये होगा इसका रिजल्टेंट। निश्चित तौर से वोल्टेज लीड करेगा किससे, करंट से, ठीक है। दिस विल बी फाई, ठीक है। तो अगर मैं इसमें टेंजेंट फाई निकालूं तो टेंजेंट फाई क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस, डेट कम्स आउट टू बी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बाय द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। और वोल्टेज क्योंकि ये पीक्स वैल्यू होती हैं आपको पता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई नॉट इंटू XL बाय आई नॉट इंटू आर। तो ये कैंसिल आउट हो गया। XL कितना है, XL अभी भी आपने निकाला है 5 और R भी कितना है 5, यानी कि टेंजेंट फाई कितना आ जाएगा 5/5, डेट्स कम्स आउट टू बी 1। और टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, 45 डिग्री पर। क्लियर है बात आपको। तो आपका आंसर कितना आ गया, 545 है। अगर आपको करंट की इक्वेशन लिखनी पड़ जाए तो क्या लिखेंगे आप, ये निकाल लेंगे आप। ये कैसे निकालेंगे, V0/Z करके। क्लियर है बात आपको। इंटू साइन 50t माइनस 45 को रेडियन में कन्वर्ट करके आप यहाँ पर लिख देना। क्लियर है कि नहीं बात आपको। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। ये Z आप समझते हो कैसे निकालोगे, ठीक है। Z विल बी इक्वल टू R² प्लस XL²। क्लियर है बात, कर लोगे। तो दिस विल बी द डिस्कशन ऑफ योर टेस्ट, ठीक है। होपफुली कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी मेहनत की गुंजाइश है, ठीक है। थोड़ा लगातार प्रयास करते रहें, सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। अब एक लास्ट टॉपिक रहता है बेटा इस चैप्टर का, इस पार्ट का, डेट इज़ ट्रांसफार्मर। तो उसको डिस्कस करेंगे हम कल, ठीक है। एंड ऑन मंडे वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 5 डेट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो थैंक यू एंड गुड बाय।